the book. Am I audible to everyone online? Yes, sir. Saima, Vinny? Yes, sir. एक साइमा, एक विधि, एक चेतना, एक केशवी और कौन था? एक और लक्ष्य का तो बहुत दिन से नहीं दिखे। ऑन अटेंड नहीं कर रही है वो लेक्चर? ऑनलाइन नहीं अटेंड कर रही ना? और भी कोई गर्ल्स है? बस इतनी। ठीक है, चलो क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट हेडिंग बताओ। सार्थक, यश, am I audible properly? Yes, sir. ठीक, हमने लास्ट क्लास में किया था बेसिक बफर हो गया था हमारा, बफरिंग एक्शन, उसके पीएच कैलकुलेशन, और मुझे ऐसा ध्यान है काफी कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। काफी किए थे कि कमी किए थे? कितने किए थे? चलो इसमें थोड़ा सा टाइम और बचा है और फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। Salt buffer, salt of weak acid and weak base act as buffer solution। इसका pH ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हाइड्रोलिसिस फार्मूला इज वैलिड। मुझे अब ये बताना है कैसे ये फार्मूला वैलिड है, सॉरी कैसे ये सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का बफर जैसा एक्ट कर रहा है। चलो हमारे पास है CH3COONH4 which is the salt of weak acid weak base। जब हम इस सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, दिस विल डिसोसिएट इनटू CH3CO- and NH4+ आयन, ऐसा कुछ ब्रेक होगा। क्या हमने एसिटेट आयन और NH4+ आयन का वाटर के साथ रिएक्शन लिखा था? प्लस H2 गिविंग, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, CH3CO-, बोर्ड पे देखना, कॉपी मत करना, प्लस H2 CH3COH प्लस OH- NH4+, हमने जो रिएक्शन लिखा था हाइड्रोलिसिस में, उसमें दोनों रिएक्शन को साथ में लिख दिया था, CH3CO- plus NH4+ plus H2 giving CH3COH plus NH4OH। Basically that reaction is a combination of these two equilibrium। वो इन दोनों इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन है। एसिटेट आयन जब वाटर से रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड बनेगा और OH बनेगा। NH4+ आयन जब वाटर से रिएक्ट करेगा NH4OH बनेगा और H+ बनेगा। क्लियर? अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है how this solution act as a buffer solution on addition of small amount of H+। हमने एसिड ऐड किया, H+ ऐड किया, H+ आया, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू नेचर की? हमने H+ ऐड किया, सिस्टम किसको कंज्यूम कर रहा है? H+ को। ऑन एडिशन ऑफ OH-, जैसे ही OH- ऐड किया, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा? तुम H+ ऐड करो,
या OH माइनस ऐड करो, both will be consumed by this reaction. हमें एडवांटेज यहाँ किसका मिल रहा है? There are two equilibrium. In one equilibrium, H plus is present as a product. In another equilibrium, OH minus is present as a product in equilibrium reaction. So addition of either H plus or OH minus, that will be consumed by this reaction. तुम ऐड कर रहे हो, सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, जितना pH चेंज होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है. Clear? चलो. और मास्क मतलब क्लास में इतना हैवी मत पहनो, जैसे N95 वगैरह पहनो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी तुम्हें सांस लेने, तो पतला ही पहनो. बस मास्क मेनली अब ये मैटर करता है कि हमारे हाथ डायरेक्टली नोज और फेस पे ना लगे, इसलिए तो तुम्हें कंफर्टेबल रहोगे, तुम्हें 3 घंटे बैठना है मास्क पहन. इवन यदि कोई कपड़े का मास्क है वो भी काफी बेटर रहता है. 2 लेयर 3 लेयर दैट इज इनफ. प्रणव, कैन यू हियर मी? प्रणव बगारे. यस सर. तुम कहाँ रहते हो? नासिक में रहते हो, बाहर रहते हो? सर भुसावल. ठीक है. कोई प्लानिंग तुम्हारी नासिक आने की? यस सर, गोविंद नगर में भी फ्लैट लिया है. कब डिसाइड किया है? गोविंद नगर में फ्लैट लिया है सर. अच्छा, तो कब आ रहे हो? सर नेक्स्ट वीक. ठीक. नेक्स्ट वीक से तुम्हारा 12th भी स्टार्ट होगा. अच्छा, 12th जब स्टार्ट होगा तो ऐसी कुछ प्लानिंग है कि ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का एक साथ 12th स्टार्ट किया जाएगा. 4 ट्रैक तुम्हारे चल रहे हैं रफली. तो एक ट्रैक मैथ्स का और एक मेरा वाला ट्रैक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वीक भी शायद नेक्स्ट वीक के एंड तक या उसके नेक्स्ट वीक स्टार्ट, मतलब रफली 10 to 15 के बीच स्टार्ट होगा. और 2 ट्रैक जो 11 का सिलेबस बचा हुआ है, कुछ थोड़ा पार्ट उनका उन्हें 1 या 2 वीक और लगेंगे, तो वो उसके एक मतलब 8 से 10 दिन के बाद स्टार्ट. तो मैं अपना पार्ट स्टार्ट कर दूंगा 12th का, यू नो, जैसे ही आएगा. ओके सर. 11 की एक्चुअली रिवीजन क्लासेस का शायद पीडीएफ में बताया होगा. हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 11th एंड हुआ और 11th का पूरा रिवीजन एक साथ. हम प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर. हम 11th के जैसे वीक में 1 या 2 दिन ऐसे फिक्स करेंगे जिसमें 11th के पार्ट का रिवीजन हो. मैं जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयोनिक का यूज आएगा. तो जब आयोनिक का यूज आएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले मैंने जो भी सैटरडे संडे आया या जब भी डिसाइड हुआ, जो भी डेट डिसाइड हुई, उसमें आयोनिक का रिवीजन करा दिया. फिर वो चैप्टर कर दिया. मतलब जो भी 12th के चैप्टर 11 से थोड़े मिलते जुलते हैं, रिलेटेड है, उनका रिवीजन पहले किया, फिर 12th का स्टार्ट. तो थ्रू आउट द ईयर चलेगा. क्योंकि अभी प्रॉब्लम है 11 का तुम्हें अभी रिवीजन करा दिया. कराने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी चलो 1 महीना पूरा 15 दिन पूरा रिवीजन करा. बट अभी भी सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं आए, ऑफलाइन फुल फ्लैश में स्टार्ट नहीं. तो जो चीज हमने ऑनलाइन पढ़ी है, हम ये चाहते हैं कि उसे ऑफलाइन में अपन प्रॉपर टाइम, तो थोड़ा पूरे साल में चलता रहे. होगा एटमेक से हमारा सिलेबस जहां अक्टूबर में खत्म होता था, नवंबर में खत्म होगा, बट अच्छे से होगा. मतलब ऐसा है कि हम 11 के रिवीजन के साथ खत्म करेंगे. मतलब डिले खत्म हो रहा है वो मैटर नहीं करता है. मैटर यही करता है कि जितना हम कर रहे हैं एक्चुअली वो जेईई में क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे. तो ऐसी प्लानिंग की है हमने रफली सिचुएशन देखकर.
जनरली हर साल यही होता है, 11th एंड होता है, 11th का रिवीजन होता है 1 महीने, 15 दिन से 1 महीने रिवीजन होता है, बट वो 11th खत्म होता है फर्स्ट फेज का दिसंबर मिड में, और दिसंबर मिड या एंड तक खत्म होता था। जनवरी पूरा रिवीजन चलता था, फेब से इसी टाइम पे क्लास स्टार्ट होता था। बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग ऑनलाइन सब कुछ, मतलब किसी को नहीं पता था कि इतना एक्सटेंड होगा, किसी की भी डे 1 पे प्लानिंग नहीं थी कि ऐसे ऐसे चलेगा सिलेबस। तो स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था कुछ, और वो कुछ ऑप्शन भी नहीं था ऐसा कि उसे जल्दी भी करा तो फिर वो खत्म नहीं हो जाता, इसलिए टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ। बेटर एक एक्सटेंड हुआ, वो मैटर नहीं करता, जितना हमने किया है उसे अच्छे से कर लें, और जो 11 का भी पार्ट है धीरे धीरे ऑफलाइन में कवर कराते चले। मतलब उसका टेंशन तुम खुद मतलब, हमारा वो तो हमारा टेंशन है कि हमें कैसे प्लानिंग करनी, क्या करना है। एट द एंड हमारा टारगेट यही है कि तुम जब फाइनली 2022 में जेई का एग्जाम हो तो वो एग्जाम अच्छे से निकले तुम्हारा। तो हम किसी को ये नहीं बताते हैं, या तुम भी किसी को नहीं बताओगे कि सिलेबस कब खत्म किया, चलो सिलेबस 3 महीने पहले खत्म हो गया, वो हो गया। एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। जब तुम एग्जाम देने जाओ, जब आईआईटी का एग्जाम देकर आओ, तुम्हें फील हो कि हाँ 2 साल हम जहां भी थे बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रिपरेशन हुई, हम जितना डिजर्व करते थे उस जगह पे हम चले गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे आईआईटी में चले जाएंगे, बट हाँ मैं आज भी डे 1 से भी हमेशा यही बोलता हूँ कि जो जितना डिजर्व करता है उस पोजीशन तक डेफिनेटली चला जाए। ऐसा है, तुम्हारा जितना कैलिबर है उसका उसके साथ जस्टिस हो, तुम भी करो और हम भी करें। तुम किस सेंस, तुम्हारा तो ज्यादा पार्ट है, तुम्हारा पार्ट ये कि हार्डवर्क तुम्हें ही करना है लेक्चर पर, सिलेबस हम कराएंगे, तुम अपने एंड से खत्म नहीं करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो जितना ऑफलाइन में टाइम मिल रहा है, और मुझे लगता है मैक्स 2 से 3 वीक, शायद कुछ बच्चे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे ऑफलाइन में आ ही जाएंगे, तो एक फुल फ्लैश ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। कोविड सिचुएशन भी धीरे धीरे नॉर्मल होते दिख रही है, और शायद 2 महीने में वैक्सीनेशन नॉर्मल, हम में से भी काफी लोगों का वैक्सीनेशन लग चुका होगा 2 महीने में, तो और भी चीजें नॉर्मल धीरे धीरे होती जाएंगी। तुम्हारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, क्या हम आईआईटी लेवल का कर रहे हैं, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो मैटर करता है। और चेंजेस तो तुम्हारे टाइम पे इसमें से इतनी चीजें चेंज हुई हैं कोविड के कारण, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, तो सारी चीजें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और जो एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली वही फाइनल रिजल्ट दे पाए। और यदि हमने डे 1 पे ये एक्सेप्ट कर लिया था कि कोविड में हम तो ऑनलाइन, हमारा तो तरीका ही नहीं है पढ़ने का, हम तो सिर्फ पढ़ते नहीं, बचपन से नहीं पढ़ा, तो किसने पढ़ा है बचपन से, हमने बचपन से थोड़ी पढ़ाया ऐसा, मतलब हमारे लिए भी सब कुछ नया था। अब जैसे अभी जो क्लासेस हो रही है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, डेफिनेटली मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा अगेन चेंज है। तुम्हारी तो ठीक है, तुम सामने बैठे हो, जो ऑनलाइन है वो वैसे ही अटेंड कर रहे हैं। हमारे लिए चेंज ये है कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिख रहा है, किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा है, किसी को क्या हो रहा है, तो थोड़े टाइम में चीजें हम भी धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे, कुछ जैसा भी अडॉप्ट करते जाएंगे, तो हमें भी शायद 1-2-3 वीक लग जाएगा, बट ठीक है, टाइम के साथ चेंज होना ही, मतलब यही चीजें, चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे जैसे हम कहीं भी लाइफ में, ये तो देखिए जेई प्रिपरेशन कहीं भी आगे लाइफ में बढ़े, जो भी चेंजेस आते जाए उसे एक्सेप्ट करते जाए, आगे बढ़ते। तुमने उस कंपनी के बारे में सुना है कोडेक, ये सुना होगा, आई थिंक तुम तो बहुत छोटे होंगे तब वो बंद भी होगी। कितने लोगों ने सुना है कोडेक? कैमरे रील्स आती नहीं थी पहले, मतलब अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया लास्ट 10 इयर्स में, बट मुझे पता है जब मैं तुम्हारे एज में था, मतलब फोटो वगैरह लेना होता था तो वो उसका कैमरा आता था, उसमें रील आता था, इसे एक्सपोज नहीं किया जाता है लाइट में, नहीं तो खराब हो जाती थी, मतलब बचपन में यस सर, पता है। तो उसका वो इतना उस टाइम मतलब फोटो मतलब कोडेक ऐसा, उसके रील्स, उसके कैमरे, सब कुछ उसका ही। और टाइम के साथ हुआ है, जैसे ही डिजिटल कैमरे मार्केट में आए, कोडेक ने अपने आप को उसमें अडॉप्ट नहीं किया। इवन कोडेक के जो ओनर था उसका एक स्टेटमेंट था कि ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, जो बिजनेस है वही ज्यादा लॉन्ग टर्म। और 2 साल के अंदर उसका जो रेवेन्यू है लिटरली 100 से लेकर मतलब 90% ड्रॉप हो गया, और वो कंपनी बंद हो गई कुछ टाइम, जिसका मोनोपोली थी पूरे मार्केट में। मैं जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। नोकिया, नोकिया का मोबाइल देखा है किसी ने? मतलब पहले यस सर। इंडिया में ये कल्चर था, मोबाइल नहीं बोला जाता था, नोकिया, मतलब मोबाइल के नाम पे नोकिया, जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट नहीं बोलते इंडिया, मतलब ऐसा वो ब्रांड इतनी बड़ी हो जाती है कि मतलब उस ब्रांड के नाम पे ही लोग उसे जानते हैं। तो नोकिया था, सर वाटर बॉटल के लिए बिस्लरी। सर मैगी। एग्जैक्टली,
तो कुछ ब्रांड इतनी बड़ी हो जाती है बट वो टाइम के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाया नोकिया, मतलब एकदम मार्केट खत्म हो गया। और मुझे याद है मैंने पहला मोबाइल 2006 में लिया था, जब मैं आईआईटी में गया था, जब मुझे घर वालों ने पहला मोबाइल दिलाया था, वो भी आईआईटी में पहुंच गया, एडमिशन ले लिया, उसके लिए एग्जाम दिलाया था, तब तक नहीं दिलाया। 2004-5 में मोबाइल काफी कुछ मार्केट में आ गए थे। मैं जब जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था और घर वालों ने यही बोला था, नहीं जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं मोबाइल की जरूरत नहीं है। इन्होंने काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि जरूरत होती बात करना होता है, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था, बोले नहीं हम लैंडलाइन पे कर लेंगे, टाइम फिक्स कर लेते हैं, इतने टाइम पे आके वहां पे बात करना। तो फिर जब आईआईटी गया, दिल्ली में गया, फर्स्ट टाइम वहां पे लिया, कुछ शायद 4000 का मोबाइल था उस टाइम पर, ऐसा था नोकिया का। और मुझे याद है मतलब हॉस्टल में 95% मोबाइल नोकिया के हुआ करते थे, और 5% में मोटोरोला आ गया, कुछ दूसरे ब्रांड आ गए जो भी हुआ करते थे उस टाइम पर। और वो 4 साल के बाद मतलब 2010, 11, 12 में रफली ऑन मतलब ये टच स्क्रीन मोबाइल आना चालू हो। और जैसे ही टच स्क्रीन आए, अच्छा। नोकिया उसमें अडॉप्ट ही नहीं किया। उसका जो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो टच स्क्रीन फ्रेंडली नहीं था उस टाइम, अडॉप्ट नहीं किया। और अडॉप्ट नहीं किया तो 3 से 4 साल तक तो मतलब नोकिया खत्म नहीं हो गया। मुझे लगता है कि आज किसी के पास भी नोकिया मोबाइल होगा है किसी के पास जो बैठा है। तो एक टाइम हुआ करता था, मतलब यदि मैं पूछता, यही 10 साल पहले क्वेश्चन तो शायद मतलब 90% नोकिया के मोबाइल हुआ। चलो ठीक है, जस्ट कुछ बातें थी, एग्जांपल्स में, हमें टाइम के साथ चेंज होना है, अडॉप्ट करना है चीजों को। क्या पढ़ा रहा था मैं, भूल गया। फोर्थ केस, अच्छा फोर्थ केस मैंने तुम्हें लिखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज आल्सो इट इज बफर सॉल्यूशन। क्या लिखा है था वहां पर? बस हेडिंग लिखा था, इसमें कुछ लिखा नहीं। सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड, पहले वर्ड यूज करता हूं मैं। Concentrated solution of strong acid or strong base. मेरा ही लेक्चर है ना जे में? Yes, sir. क्यों लिंक शेयर की थी? Write down solution of concentrated strong acid or strong base. Solution of concentrated strong acid or strong base. Solution can act as a buffer solution. Solution of concentrated strong acid or strong base solution can act as a buffer solution. Next comma, या full stop, next line. On addition of small amount, of acid or base, on addition of small amount of acid or base, its pH almost remains constant. On addition of small amount of acid or base, its pH almost remains constant.
जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड मींस बहुत ज्यादा अमाउंट एसिड या बेस का उसमें प्रेजेंट। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लेट से HCl का बहुत ज्यादा अमाउंट, क्या इसमें भी थोड़ा सा कोई एसिड H+ या थोड़ा सा OH- ऐड करूं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? pH will be decided by stronger component। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो भी ज्यादा अमाउंट में कंसंट्रेटेड अमाउंट में, on addition of a small amount of acid or base, the pH almost remains constant। क्या इसका pH का फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत है? क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का pH हमें ऑलरेडी पता है, -log C। क्या स्ट्रॉन्ग बेस का pH हमें ऑलरेडी पता है, -log C pH इक्वल टू, तो इसका pH कैलकुलेशन कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना था। क्लियर? बफर कैपेसिटी, सर वहाँ पे बीटा लिखा हुआ। यस बीटा लिखा है, बफर कैपेसिटी डिनोटेड बाय बीटा। बफर कैपेसिटी, बफर की डेफिनेशन है क्या, बफर का क्या फंक्शन, which resists the change in pH। तो यार जो pH चेंज ज्यादा ना होने दे, बफर कैपेसिटी। हम H+ OH- सेट करेंगे, pH चेंज तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। So it is a moles of strong acid, strong base H+ OH- required to change the pH by 1 unit for 1 liter of buffer solution। पर लीटर बफर सॉल्यूशन का pH 1 यूनिट से चेंज करने के लिए जितना अमाउंट एसिड या बेस का रिक्वायर्ड है बफर कैपेसिटी। यदि चेंज इन pH लेस है तो हमारा बफर सॉल्यूशन अच्छा है, यही तो फंक्शन है ना बफर सॉल्यूशन का, pH चेंज ना होने दे। इफ pH चेंज इज lesser the pH change, greater will be buffer capacity, better will be buffer action। Is that okay? So buffer capacity हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, कितने मोल्स H+ OH- required है divided by change in pH। Greater the moles of H+ OH- required to change the pH by 1 unit, तो 1 ले लेते हैं by definition, इसका वैल्यू 1। जितने भी मोल्स H+ OH- required है for buffer capacity, greater the requirement of H+ OH-, greater will be buffer capacity, better will be buffer efficiency, उतना better buffer solution होगा। समझ में आ रहा है? तुम H+ OH- ऐड कर रहे हो, जितना ज्यादा ऐड करोगे चेंज इन pH कम होगा, greater this value lesser this value better will be buffer capacity। चलो करो। Buffer capacity is maximum when salt and acid are almost equal,
when salt and base are almost equal, ये किसके लिए होगा? एसिडिक बफर या बेसिक बफर? एसिड कहाँ आएगा? एसिडिक बफर या बेसिक बफर? और ये वाला रिलेशन किसके लिए होगा? चलो अब तक हमने जितना किया मैं उसको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, सारे केस मिक्सअप करता हूँ ताकि तुम जज कर सको कि कौन सा केस में क्या पीएच या फॉर्मूला यूज करना है। काफी अच्छे से फोकस करना, बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट कैसे होंगे जो मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम इजीली कर पाओ। हो गया कॉपी सबका? आयोनिक इक्विलिब्रियम में जब भी हमें दो सब्सटेंस दे रखे हैं, या तो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है या दो एक ही सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस दे रखे हैं, सबसे पहले हमें ये जज करना है क्या एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सब्सटेंस है, दूसरा बेसिक है। If we have one acid, one base, then they will react each other. जो बचा हुआ है और जो बनेगा वो मिलकर डिसाइड करेगा कि पीएच का कौन सा फॉर्मूला यूज आ रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने ले लिया वीक बेस NH4OH, दूसरा मैंने ले लिया HCl, क्लियर? दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कॉपी मत करना ना अभी, जस्ट एग्जांपल है। मान लो इसको 2 लिया, इसको 1 लिया, फर्स्ट केस कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? HCl। एक बच जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये कितना बनेगा? क्या ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं? यस। सेकंड पॉसिबिलिटी, इसका 1 इसका 2 ले लिया, अब क्या होगा? ये रिएक्ट कर जाएगा, ये 1 बचा, ये 1 बना, क्या ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं? हाँ, क्या देख के बोलो नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बफर होता है क्या? ये नहीं होता है, अब बफर का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। थर्ड केस, इसका 1 और इसका 1 ले लिया, अब बताओ क्या होगा? दोनों पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बनेगा? NH4Cl, कुछ बचा नहीं और बन गया NH4Cl। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बोलो यार, क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज होगा? समझना, तीन केसेस है, तीन केसेस में सेम कीपिंग सेम रिएक्टेंट, both the reactants and same product, whether you are taking in excess NH4OH or HCl, you will get three different formula for the pH। पहला वाला केस बफर, दूसरा वाला केस सिर्फ HCl pH डिसाइड करेगा क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये भी एसिडिक नेचर का, ये भी एसिडिक नेचर का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो pH डिसाइड करेगा। थर्ड केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सिमिलर केस में कितना अमाउंट किसका लिया गया है, कितना बचा, कितना बन रहा है, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि पीएच का कौन सा फॉर्मूला यूज है, राइट? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। तो जहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन देखो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो। फाइंड pH and the following। तो मैं पहले तो केस भी आइडेंटिफाई करना है, वो केस कौन सा होगा? बफर होगा, बफर है तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर नहीं है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं तो कौन सा केस है? केस लिखोगे तभी पीएच का फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले तो सभी में केस आइडेंटिफाई करो, देन यूज द फॉर्मूला फॉर पीएच। चलो ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया था, वो सब ले लेता हूं। HCl
You don't need to find out exact pH. कहीं पे तुम्हें यूज आता है pK का, तो pK के टर्म्स में छोड़, बट C कहीं आता तो C कंसंट्रेशन जरूर लिखना है। बोर्ड पे जो लिखा दिख रहा है सभी को ऑनलाइन? यस सर। यस सर। Lakshika is there or not? अगेन गिव सम थॉट, कौन सा केस है, क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। आंसर आता है नहीं आता वो मैटर नहीं करता, जब तुम थॉट दोगे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या गलत तुम सोच रहे थे यदि आंसर नहीं भी आया है।
केस डिस्कस करें कौन सा क्या होगा, मतलब सिर्फ पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा केस क्या है, मैं पीएच फॉर्मूला नहीं बता रहा। बोर्ड पे देखो HCN प्लस NaOH क्या एक एसिड एक बेस है, क्या रिएक्शन होगा इनका, बताओ क्या बनेगा। NaCN plus H2O. कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या NaOH. HCN बचेगा, क्या बनेगा, क्या ये बफर है, Yes sir. वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बफर हो गया, Acidic buffer. तो ये बफर का केस हो गया, एसिडिक बफर का। सेकंड केस बोर्ड पे देखो, कॉपी तो तुम बाद में कर लेना, रुक जाओ। सेकंड केस पूरा रिएक्ट हो जाएगा क्या, Yes. क्या बनेगा, NaCN. Hydrolysis. वीक एसिड। थर्ड केस सॉल्ट बनेगा और NaOH बच जाएगा, क्या NaCN सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है व्हिच इज बेसिक इन नेचर, क्या ये भी बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो कौन NaOH. NaOH will डिसाइड, decide. गॉट इट। फोर्थ वन, क्या इन दोनों में रिएक्शन होगा, Yes. कैसा सॉल्ट ऑफ, क्या ये बेसिक नेचर का है, क्या ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, होगा strong acid will replace weak acid from its salt, strong component weak component को replace कर देता है, क्लियर। तो यहाँ पर इन दोनों का जब रिएक्शन होगा क्या बनेगा, NaCl जिसका हमें कोई यूज नहीं है प्लस NaCl, इज दैट ओके। तो नेक्स्ट तीन केस में रिएक्शन हो गया NaCl प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट विल रिप्लेस वीक कंपोनेंट, दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं तो तुम बेंच थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, उसको बीच में ला सकते हो, जहां तुम कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा लिखता हूं तो जनरली ये बेंच वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। समझ में आया, और बिना ये पता के कि क्या बचा है क्या बना है, बिना रिएक्शन लिखे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये कौन सा केस हो गया, बफर का, क्लियर। अब कौन सा लिमिटिंग है, दोनों लिमिटिंग है, क्या बन गया 100%, NaCl तो pH में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, इट विल नॉट रिएक्ट विद एनी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा केस है HCN वाला, वीक एसिड ओनली, वीक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब क्या बना है HCN और क्या बच गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, व्हिच विल डिसाइड द pH, तो ये कौन सा केस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का। इस पे आ जाओ, BH ट्वाइस CH क्या है, एसिड और एक बेस है, क्या बनेगा, Ba CH3O होल ट्वाइस प्लस H2O, ये रिएक्शन हो गया। Which one is limiting? In first case 0.2 can react with 0.4, इसमें 0.2 into 2 डबल OH माइनस है, 0.4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बच गया, वीक एसिड, क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा केस हो गया ये, एसिडिक बफर। लास्ट केस 100 ml NaOH 100 ml HCOH, ये क्या बन गया, क्या दोनों लिमिटिंग है, 10 मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स, जहां पे वॉल्यूम दिया होता है इट इज बेटर टू डील इन मिलीमोल्स, यहां पे कंसंट्रेशन पे दैट मींस दे आर गिवन द सेम सॉल्यूशन, क्या इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये कंसंट्रेशन 0.1 बचेगा, क्या कम हो जाएगा, तो इट इज बेटर टू डील इन मिलीमोल्स, क्या बनेगा, HCONA, ये 100% कंज्यूम हो गया, ये भी 100%, क्या बना, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस फॉर्म का। अब सारे केसेस मैंने तुम्हें बता दिए, तुम्हें क्या करना है, जैसे फर्स्ट केस का मैं बताता हूं pH equal to pK, डोंट नीड टू राइट pK वैल्यू, लॉग सॉल्ट बाय एसिड, तुम्हें सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन जरूरी है हर केस।
तो जहां पे भी C आ रहा है ना, आई वांट टू नो वैल्यू ऑफ C। पीके भी छोड़ दो, कैलकुलेशन भी मत करो, बट C कितना है वो लिखना है, क्योंकि वो वहां पे ठीक है, हर केस में C में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। या जहां पे मिस्टेक होती है मुझे बस वो वाला पार्ट देखना। सर बोलो शिवा। सर 7 वाला रिपीट कर दीजिए ना। एसिड बेस रिएक्ट टू गिव दिस। चेक करना है कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में, ये 2 1 के लिए। ठीक है, यस सर। तेरा हो गया वो दूसरा ना। चलो भाई, तो वो एक और आया नहीं है, ठीक है ना आयुष। तुम्हें बाबा गए तो लेक्चर सुना सकते हैं। मुझे लगता है लेक्चर नोट्स लिखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। पहले 3 केसेस का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं विद वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बना 0.1, एसिड बच गया 0.1, 0.2 में से 0.1 रिएक्ट कर गया, बचा 0.1। सेकंड बफर है, pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C का वैल्यू 0.2। Is that okay? Vidhi, is that okay? Yes, sir. अब आते हैं हम HCN और NaOH पर। यहाँ पर NaOH एक्सेस में 0.2 पर रिएक्ट विद 0.2,
इसका 0.2 बच जाएगा, POH will be minus log of 0.2. 0.2 रिएक्ट कर गया, 0.2 बच गया। क्या इतना क्लियर है सभी को? हर्ष, अंकित, आदित्य, क्लियर? कर दूं फर्स्ट 3 केसेस करो, कॉपी कर लिए थे पहले 3 केसेस। फोर्थ वन NaCl बच गया, 0.2 के मीट विद 0.2, इसका 0.1 बचेगा। सॉल्ट बचा 0.1, एसिड बच गया 0.2। 0.3 में से 0.2 ये क्या, सॉल्ट बच गया 0.1 और एसिड बना 0.2, सॉल्ट बाय एसिड। क्लियर? 0.2 will react with 0.2 to give 0.2 of this, 0.3 में से 0.2 react किया, 0.1 बच गया, लिमिटिंग एजेंट है। कोई डाउट फोर्थ में? ऑनलाइन एनीवन? नो सर। हो गया तेरा? No, sir. फिफ्थ केस पूरा का पूरा 0.3 से रेट करके बी एसिड बना रहा है, तो pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस log C। C is 0.3, 0.3 react with 0.3 to give 0.3. सिक्स, 7, 8 तीनों एक साथ बताने वाला हूं मैं। 4, 5 is it okay? हाँ, क्या होगा 7, 6 में बताओ। आंसर बता दो चलो। 6 का माइनस लॉग गुड 0.5, 0.3, 0.3 react with 0.3 to give 0.2. Remaining will be 0.2 millimolar of HCl, strong acid. Minus log 0.2. 7 का बोलो pKa plus log। अब क्वेश्चन आता है, ये 0.2 0.4 से रिएक्ट कर गया, कितना बच गया इसका? तो एसिड बचा 0.1, सॉल्ट कितना बना? 0.2। हम यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेते हैं या एसिटेट आयन का लेते हैं? तो यहाँ पर आएगा log of 0.4 upon 0.1। काफी बार एक सिली सा मिस्टेक हम ये कर देते हैं, सॉल्ट तो 0.2 है बट वी नीड टू टेक कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। एसिटेट आयन डबल हो जाएगा 0.2 का 0.4, यहाँ पे 0.4 आना चाहिए, राइट? केशरी क्लियर? हाँ, 1 can react with 2, 0.2 can react with 0.4, राइट? डबल रिएक्ट करेगा ना। लास्ट केस,
चलो लास्ट केस में लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग सी की वैल्यू 0.05. 10 millimoles react with 100 into 0.1, 10 millimoles of this to produce 10 millimoles of HCONA. HCONA के 10 millimoles बन रहे हैं. अब वॉल्यूम बता दो टोटल कितना है, 100 ml plus 100 ml. So millimoles of salt upon total volume 200. जब भी हम दो अलग-अलग वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाता है 0.1 बट सॉल्ट बन जाए 0.05. इवन ये भी 0.1 नहीं बचा है. जैसे ही तुमने ऐड किया ना वॉल्यूम 100 प्लस 100 डबल हो रहा है, ये भी 0.05. यहां पर ये जो कंसंट्रेशन थी है सेम सॉल्यूशन. नाउ वी आर एडिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन. तो जब दो सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है सारे कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं. इसलिए हम हमेशा उसमें मिलीमोल्स में डील करें. मैं एक और क्वेश्चन साथ ही देने वाला हूं जो 8 से था. $50 ml 0.1 molar acetic acid is titrated with 0.1 molar NaOH. Find pH when 0 ml NaOH is added देखो ये केस कुछ ऐसा है. ये तो एसिडिक एसिड 50 ml. अब 50 ml एसिडिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलार है, मैं इसमें NaOH ऐड कर रहा हूं. NaOH जो ऐड कर रहा हूं उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1. अब जब मैंने 0 ml ऐड किया है मतलब बिफोर स्टार्टिंग, सेकंड केस में मैंने 10 ml ऐड कर चुका हूं देन पीए देन 25. ये क्वेश्चन बना है. As we are adding NaOH solution, as we are proceeding, find the pH when different amount of NaOH is added. Clear? सही इतना सही. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. इससे यदि तुम ये कर पाते हो तो तुम्हें इसमें मैं बता दूं स्टार्टिंग में पीएच कैलकुलेशन से लेके अब तक के 4 अलग-अलग केसेस जो वीक एसिड वीक बेस स्ट्रांग बेस वहां से कुछ यूज आ सकता है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी यूज आ सकता है, बफर भी यूज आ सकता है, सारे फॉर्म पे यूज आ सकते हैं. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट. एसिड और बेस को ऐड किया, पानी तो बना ही दो, सोचना ही नहीं है. और पानी के बाद क्या बचता है CH3CONA. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं. जनरली ये नहीं यहां पे. So CH3COH plus NaOH giving CH3CONA plus H2. अब यहाँ पे अलग-अलग वॉल्यूम में, so it is always better to deal in millimoles. बजाय कंसंट्रेशन के हम मोल्स में डील करें वो बेटर है. वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इज मोल्स. वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया तो मिलीमोल्स. कितने मिलीमोल्स हैं एसिटिक एसिड के हर्ष? कितने मिलीमोल्स हैं देखो बोर्ड पे हर्ष. दिस इनटू दिस वॉल्यूम इनटू मोलारिटी कितना होता है 5 है. 5 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड.
चलो हिंट देता हूं, ये केस वीक एसिड का होगा, ये तीनों बफर के होंगे, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। पहला वीक एसिड, next in buffer, fourth one is fifth one is salt hydrolysis and the last one is strong base solution. But again जब तक तुम रिएक्शन नहीं लिखोगे, चेक नहीं करोगे कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस में, पता नहीं लगेगा। First three cases, weak acid half of pKa minus log C, 0.9 गलत नहीं 8 नहीं किया है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन is 0.1. सेकंड केस जब हमने इसका 10 ml मतलब 10 into 0.1 1 मिलीमोल ऐड किया है, 5 में से 1 ऐड किया और बच गया, ये 1 में से 1 ऐड किया 0 बचा और ये बन गया 1. So buffer solution salt and weak acid. pH equal to pK log salt by acid. अब salt का कंसंट्रेशन कितना आएगा, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम. 50 ml ऑलरेडी एसिटिक एसिड था, 10 ml NaOH ऐड कर दिया है, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 50 plus 10 60 ml. Concentration of salt upon concentration of acid 4 millimoles remaining upon 60 ml. बाय चांस 60 कैंसिल हो जाता है, तो तुमने गलत भी लिया होगा तब भी सही आंसर होगा, बट कुछ केसेस में जहां कैंसिल नहीं होगा वहां इस वे में करना होगा. वॉल्यूम मोलारिटी से पहले मोल्स, मोल से मोल्स कैलकुलेट किए प्रोडक्ट के और फिर वापस से कंसंट्रेशन पर आए. थर्ड केस सिमिलर, यहां पे 2.5 है 25 ml, 2.5 में से ठीक है 0 बचा,
इसका 2.5 बन गया और प्रोडक्ट बन गया है 2.5। सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम 75 ml, 25 plus 50 है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 22.5 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम 75 ml। क्या पहले Sir. केस को फोर्थ इज आल्सो सिमिलर, उसमें यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2.5 की जगह 4 में से 4 एक के 1 बचा, 4 बन गया, तो ऊपर 4 नीचे 1। सर यस सर फर्स्ट वाले में जब 0 मोल NaOH होगा तो रिएक्शन नहीं होगा ना? नहीं होगा, इसलिए तो वीक एसिड से वीक यस एसिड का फॉर्मूला हाफ ऑफ pK माइनस log C, राइट? क्लियर है सर। चलें आगे। फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ वन, फिफ्थ में इसके भी 5 मिलीमोल्स, इसके भी 5, 100% रिएक्ट कर गया, 100% बन गया एसिडिक सोडियम एसिटेट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pK प्लस log C, 5 मिलीमोल्स ऑन टोटल वॉल्यूम 100 ml। इसका कंसंट्रेशन 0.05 हो जाएगा। 5 मिलीमोल सॉल्ट का बन रहा है और 100 ml 50 ml NaOH 50 ml एसिडिक एसिड टोटल 100 ml वॉल्यूम। यहाँ पे कंसंट्रेशन मैटर कर जाएगा, यहाँ तुमने गलत लिखा था वॉल्यूम, गलत आंसर आएगा। अब 1 मिलीमोल बच गया है स्ट्रॉन्ग बेस का लास्ट केस में। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये भी बेसिक नहीं चलता, ये भी बेसिक। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो पीओएच कौन डिसाइड करेगा? माइनस लॉग ऑफ बोलो क्या आएगा? 1/110 60 ml इसका 50 ml इसका टोटल 110। क्या चले आगे, कितना टाइम हुआ है? 1 बजे 15 मिनट हो रहे ना। उसका बाद फोर्थ लेक्चर भी है 1:30। एक और क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट pH in the following cases pK1 दिया है तुम्हें, नेक्स्ट है 4, pKa2 दिया है 7, pKa3 दिया है 11। हमने किया था क्या HCl वाला? कर लिए थे, NaOH चेक करे थे स्टेप बाय स्टेप।
अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे कैसे रिएक्शन होता है। HCPO4 NaOH, चलो एक मिनट बोर्ड पे देख लो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं 1:1 के रेशो में क्या है, सबसे पहले बनेगा NaH2PO4, पहला H+ कंज्यूम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये NaOH से रिएक्ट करके Na3PO4 डायरेक्ट बना। लेट्स इसके 10 मिलीमोल्स इसके 10 ऐड किए तुमने, सो 10 विल रिएक्ट विद 10 टू गिव दिस। फर्दर NaOH ऐड किया, 10 से ज्यादा ऐड किया तो सेकंड H+ कंज्यूम होगा। सेकंड H+ कंज्यूम होगा, Na2HPO4 बनेगा। और ज्यादा NaOH ऐड किया तो थर्ड H+ कंज्यूम होगा, Na3PO4 बनेगा। So neutralization reaction for polyvalent acid are always in state. पहला H+ कंज्यूम हुआ, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट होगा, then second reaction will start and then when 100% conversion takes place from here to here, then the third step will proceed. क्लियर? जब तक ये नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, इसके तुमने 10 लिए, इसके 3 लिए, चलो इसका 1 इसके 3 से रेट करके डायरेक्टली बना, ऐसा नहीं होता। जब तक पूरा का पूरा इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप स्टार्ट नहीं। ऐसा क्यों? ये जो पहला H+ लूज करता है उसकी टेंडेंसी 10⁻⁴, सेकंड H+ लूज करने की टेंडेंसी क्या है, 10⁻⁴। तुम खुद ऐसा एज्यूम करो, मेरे पास 3 HCPO4 है, पहले ने पहला H+ दे दिया, अब और OH माइनस आया, वो जो OH माइनस आया है सेकंड से H+ लेगा या पहले ने जो ऑलरेडी H2PO4 माइनस बना दिया था इसको वो इसमें कन्वर्ट करेगा। कौन सा ज्यादा इजी है? 0 से -1 में आ रहा है या -1 से -2 में जाना? क्वेश्चन फिर से समझना। मेरे पास 3 HCPO4 है, ये 3 HCPO4 है, क्लियर? OH माइनस आता है, इनसे रिएक्ट करता है, इससे पहला OH माइनस आया, इससे H+ ले लिया, इससे एक H+ ले लिया, इस पे एक -1 चार्ज आएगा, दूसरा H+ यूज करेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब जो दूसरा OH माइनस आएगा वो इससे इजीली H+ निकाल सकता है, जिसने एक भी H+ नहीं किया उससे H+ निकाल। ओके, 0 से -1 जाना इजी है, -1 से -2 जाना ज्यादा टफ है, क्लियर? तो जब तक सारे एक H+ नहीं देते दूसरा H+ रिमूव ही नहीं होगा। इज दैट ओके? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होगा, करो क्वेश्चन। हिंट है इसमें, बफर भी बनेगा, इसमें इनकम्प्लीट सॉल्ट भी बनेगा, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी होगा। सर लेकिन वो सीरीज तभी होगी ना जब NaOH एक्सिस में होगा। तूने पहले 10 ऐड किए तो पहला 10 में ये 10 बन गए, अब 28 करता तो 10 यहां से रेट करता और 10 यहां से करता, 25 करता तो 20 यहां तक करते और फिर बचे 5 यहां तक करते, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते। रिएक्शंस लिखे गए बोर्ड पे, तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है कितने मिलीमोल्स HCPO4 के, कितने मिलीमोल्स NaOH। HCPO4 का कांस्टेंट रखा है 50 ml 0.1 मोलार, मतलब 5 मिलीमोल्स कांस्टेंट रखे गए, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसको जब ये किया तो कितना pH, सेकंड किया तो कितना pH, ऐसा pH कैलकुलेशन करते हैं। Lakshika, can you hear me? Yes, sir.
सार्थक सोनवाने चला गया। किया नहीं किया। स्टिल ऑनलाइन में तुम्हारे क्लास का जो था अटेंडेंस वाइज यदि मैं देखूं तो फिर भी काफी बहुत अच्छे अटेंडेंस, ऑलमोस्ट यदि एवरेज भी काउंट करूंगा तो 90-95% अटेंडेंस। होमवर्क कुछ दिया था? सर वो आई विल गिव देम टू पार्ट 4 1 का पार्ट 4 पार्ट 4 आयोनिक 2 का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तीनों होमवर्क में फॉर द नेक्स्ट क्लास। आज तो डिस्कशन का टाइम नहीं क्योंकि आज मैंने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं तो उससे रिलेट कर पाऊंगा क्वेश्चन। चलो फर्स्ट केस कितना ऐड किया हमने NaOH 2.5 मिलीमोल्स, क्या बनेगा 2.5 से रिएक्ट कर दिया, क्या ये बफर बन रहा है? इज दैट ओके? फर्स्ट केस pH का फॉर्मूला बफर का फर्स्ट केस का pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बोलो सॉल्ट के अंदर 2.5 अपॉन वॉल्यूम इज 75 ml 2.5 बाय 75 अब pK कौन सा यूज होएगा 1 2 या 3? 1 यूज आएगा यहां पर pK 1 पहला H+ यूज किया है। या सेकंड केस में क्या होगा? incomplete salt hydrolysis 50 ml 5 millimoles react with 5 millimoles to give 5 millimoles of this। क्या सेकंड केस में हमारे पास NH2PO बन रहा है pH इक्वल टू हाफ ऑफ pK1 प्लस pK इनकम्प्लीट सॉल्ट। सो इनकम्प्लीट सॉल्ट का pH का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pK1 प्लस pK। इसके 5 इसके भी 5 पूरे रिएक्ट कर गए और इनकम्प्लीट सॉल्ट बन गया 5 millimoles of this। मैं थर्ड केस बताऊंगा उसके बाद सारे केसेस तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा होमवर्क में। थर्ड केस बताओ कितने मिलीमोल्स कितने मिलीलीटर था? 70 हां सिर्फ 70 ना? 7 तो 70 मतलब 7 मिलीमोल्स 5 मिलीमोल्स रिएक्ट विद 5 मिलीमोल्स इसके 2 मिलीमोल्स बच जाएंगे। ये जो 5 बना है ना बोर्ड पे देखना ये 5 ये 2 नेक्स्ट स्टेप 5 में से 2 ये क्या ये कितना बचा 3 ये कितना बन गया? क्या ये दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं? कौन सा बफर pK कौन सा यूज होगा? तो सेकंड H+ यूज करना है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बता दो ये सॉल्ट 2 बाय 70 प्लस 50 120 ml और 3 बाय 120 ml 70 ml NaOH का ऐड किया 50 ml इसका ऐड किया कंसंट्रेशन मिलीमोल्स बाय 120 मिलीमोल्स बाय 120 pKa2 यूज आएगा। इन दोनों के बफर में pKa2 इन दोनों के बफर में pKa3 इन दोनों के बफर में pKa1। क्या और ऑनलाइन लेक्चर सब टाइमली ज्वाइन करो क्योंकि गैप 15 मिनट्स का ही रखा गया है। ठीक है मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ऑनलाइन बचे हुए चारों कर लेना होमवर्क
ionic equilibrium to complete exercise 1, 2 and 3. सेशन एंड कर दूं मैं ऑनलाइन? Yes. गौरव, Yes, sir. Yes, sir.